साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में देखेंगे समान अध्ययन से संबंधित ज्योग्राफी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो चल रहा था उसी का शेष भाग। तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंतर्गत मिट्टी के बारे में और मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार का विस्तार, उसके विशेषताएं और किस मिट्टी में मानव के लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये सब हमने देखा एक एक करके। अब यहां से जो पढ़ना है हम लोग को वो मिट्टी के उपयोगिता के ध्यान में रख करके उसके जो भौगोलिक घटक हैं, भौगोलिक क्रियाएं, वो मिट्टी को किस प्रकार प्रभावित करती है, आज उन्हीं सेक्शंस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी के ऐसे काम, मिट्टी से संबंधित ऐसी क्रियाएं जो मिट्टी के निर्माण और उसके विनाश का कारण मानी जाती है। क्योंकि हमने कहा मिट्टी जीवन को निर्मित करती है, जीवन उसी से संचालित होता है, और इसलिए मिट्टी के निर्माण और विनाश दोनों ही चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो जब मिट्टी की बात आती है तो मिट्टी के निर्माण और विनाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक क्रियाएं हैं जो मिट्टी के जीवन को प्रभावित करता है। तो इसी को समझना है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया के बाद मिट्टी के जीवन को संचालित करने वाले मिट्टी कब तक रहेगी, कितना दिन तक रहेगी, किस रूप में रहेगी, और कौन कौन से फैक्टर मिट्टी के भौगोलिक बनावट को परिवर्तित करते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ भौगोलिक क्रियाओं को देखेंगे जिसको हमने लिखा है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर मिट्टी का अपर्दन तथा संरक्षण, इरोजन एवं कंजर्वेशन की बात करेंगे मुख्य रूप से। लेकिन अपर्दन और संरक्षण को समझने से पहले मिट्टी संबंधित कुछ भौगोलिक क्रियाओं को जानना जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और उसमें पहला जो इंपॉर्टेंट क्रिया है नाम है अपक्षय। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे अपक्षय की। अपक्षय को ही वेदरिंग कहा जाता है। तो वेदर मतलब मौसम, और मौसम से संबंधित होने वाली क्रिया वेदरिंग कहलाती है। तो मिट्टी, चट्टान, कोई भी ऐसा नेचुरल मटेरियल जो इन्वायरमेंट में है, वातावरण में है, वो भौगोलिक क्रियाओं से प्रभावित होता है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो। तो मिट्टी हमने कहा था चट्टानों से बनता है, और मिट्टी भी एक प्रकार का चट्टान का ही स्वरूप है। तो उसी से रिलेटेड एक क्रिया है अपक्षय, जिसको समझना। होता क्या है कि कोई भी मिट्टी या चट्टान का एक टुकड़ा लें ऐसे, तो मान लेते हैं कि एक प्लेस ऐसे कोई सतह है और इस पर एक कोई बड़ा सा भौगोलिक बनावट का एक चट्टान रखा हुआ है ऐसे। तो एक चट्टान है, इस जगह पर यहां पर रखा हुआ है, नेचुरली ये बना है। अब यहां पर एक चट्टान एज यूजुअल पड़ा हुआ, और जब पड़ा हुआ है तो इस पर मौसम के प्रभाव से धूप पड़ेगा, गर्मी होगी, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, कभी जाड़ा आएगा तो ठंडा हो जाएगा, दिन में गर्म होगा, रात में ठंडा होगा, हवाएं चलेगी, बहुत सारी क्रियाएं होगी, इस पर बारिश होगा। तो सब क्रियाएं जब होगी तो ये चट्टान के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, वो कमजोर पड़ेंगे गर्मी से, टेम्परेचर से, ठंडा से, अलग अलग भौगोलिक बदलाव होने के कारण इसमें जो चेंजेज आएगा, तो चेंजेज आने के साथ साथ ये डिटोरेट होगा, टूटे फूटेगा। तो जब चट्टान मौसम के प्रभाव से या भौगोलिक क्रियाओं से टूटने फूटने लगे, और ये टूट फूट होकर के यहां पर इसका कण स्टोर होने लगे, तो कण को सिर्फ इतना ही समझना है कि टूट फूट हो रहा, और जब टूट फूट होगा तो धीरे धीरे इसका जो स्वरूप है उसमें चेंज आएगा। तो आपको इतना ही समझना है कि किसी भी चट्टानों में जो किसी भी कारण से टूट फूट हो रही है, उसमें क्षय जो हो रहा है, उसके कण टूटकर जो अलग हो रहे हैं, उसी क्रिया को हम एक नाम दे देते हैं, क्या? अपक्षय। तो यहां पर सिर्फ इतना ही तक सीमित रखना है कि ये चट्टान भौगोलिक क्रियाओं से, मौसम के प्रभाव से, जलवायु के प्रभाव से, अपने वातावरण के प्रभाव से जहां पर है वहां पर ये धीरे धीरे टूट फूट रहा है, और जो इसमें टूट फूट हो रही है वही क्रिया भौगोलिक क्रियाओं के रूप में क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में वेदरिंग कहते हैं। तो ध्यान रखना है
कि सिंपली कहेंगे क्या कि अपक्षय होता क्या है, तो अपक्षय को कहेंगे भौगोलिक क्रियाओं द्वारा, भौगोलिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों में होने वाली टूट फूट को अपक्षय कहा जाता है। बस इतना ही समझना। तो क्या हो गया कि इसमें होगा क्या, तो सिर्फ जो चट्टान है, मिट्टी है, जहां पर है वहीं पर टूट फूट रहा है। मिट्टी देखते हैं गर्मी पड़ती है तो सूखता है, सूखने के बाद मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग फोर्स कम हो जाता। चट्टान दिन में गर्मी होगा तो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, रात में ठंडा होगा फिर सिकुड़ेगा। तो ये जो लगातार प्रोसेस हो रहा है, इसके कारण से इसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है वो कमजोर पड़ते हैं और टूटने फूटने लगते हैं। कोई भी चीज मटेरियल है नेचर में, अगर छोड़ दिया जाएगा टूट फूट होगा उसमें। लोहे को रख देते हैं तो धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगना क्या है, वो लोहे के कण जो है टूट रहे हैं उसमें। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी भौगोलिक क्रिया जो चट्टानों में टूट फूट का कारण बन जाए, उसी क्रिया का नाम क्या है, अपक्षय। तो यहां पर इतना ही तक सीमित रहना है कि टूट फूट हो रहा है, उससे आगे नहीं सोचना। और टूट फूट जो हो रहा है जहां पर चट्टान है वहीं पर हो रहा है, इसलिए इसको जब प्रोसेस के रूप में देखते हैं तो पता चलता है कि यह एक स्टैटिक प्रोसेस है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछता है। और स्टैटिक मतलब अस्थैतिक, ये ध्यान रखना है, अस्थैतिक क्रिया। और एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन अस्थैतिक क्रिया है, तो अपक्षय को ध्यान रखना है कि यह एक अस्थैतिक क्रिया। अस्थैतिक मतलब स्थिर होकर होने वाली क्रिया, उसमें मूवमेंट नहीं होगा, वो जहां पर है वहीं पर होगा। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। फिजिक्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज होता है वो चार्ज कहीं स्थिर है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट। और वो चार्ज दौड़ने लगा तो फिर गतिशील हो गया, गतिशील हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैट ना कह करके करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एक गतिशील है, एक स्थिर है। स्थिर भी चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैट और गतिशील चार्ज को करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। वही समझना कि यहां पर जो टूट फूट हो रहा है वो चट्टान जहां पर है वहीं पर, इसमें मोशन नहीं है, कण इधर उधर भाग नहीं रहा है। तो अपक्षय में ध्यान रखना है कि अपक्षय में जो टूट फूट होगा वो एक जगह रुक कर होगा। ये एक स्थैतिक क्रिया, एक जगह रुक कर होने वाली क्रिया। इसमें कणों का मूवमेंट को काउंट नहीं करना। तो ध्यान रखना है कि यह क्रिया एक जगह स्थिर होकर होने वाली क्रिया है। मतलब जहां भी होगा वो स्थिर रहेगा, स्थिर होकर होने वाली क्रिया। तो ये ध्यान रखना कि जब भी होगा ये स्टैटिक प्रोसेस होगा, यहां पर मूवमेंट की कोई बात नहीं आई। और इसमें सिंपल समझना है कि जब कोई चट्टान क्लाइमेट के कारण, वेदर के कारण, अपने वातावरण के प्रभाव के कारण टूट फूट रहा हो तो इस टूट फूट की क्रिया को क्या कहेंगे, अपक्षय या बेदरी कहें। अब जब टूट फूट हो गया या अलग हो गया तो अलग है, अब पहले बॉन्डिंग था जुड़ा हुआ, अब टूटा फूटा तो इससे अलग हो गया। अब जब अलग हो गया है तो जब कोई भी कंपोनेंट ऐसा आएगा जो इस टूटे फूटे कण को यहां से ले जाएगा तो फिर एक नई क्रिया का शुरुआत होगा। और उस क्रिया का नाम ध्यान रखना है, तब उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अपर्दन कहेंगे। तो एक था अपक्षय और दूसरा है अपर्दन, जिसको हम लोग इरोजन कहते हैं। तो इरोजन है ये और ये बेदरिंग है। अंग्रेजी टर्म भी थोड़ा बहुत जानना है, अंग्रेजी से दूर नहीं भागना है। बार बार लोग कहते हैं कि सर हिंदी में ही सब कुछ लिखा कीजिए, तो हम हिंदी लिखते ही हैं और जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी भी बता देते हैं। तो दोनों चीज को साथ लेकर चलना है। कभी कभी आपको हिंदी टर्म ना लिख करके अंग्रेजी टर्म ही एग्जाम में दे देता है और तब कठिनाई होगी जब आप सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें। अब यहां ध्यान दें कि अपर्दन क्रिया या इरोजन की बात आती है, तो जहां पर अपक्षय होगा उस अपक्षय के बाद का क्रिया अपर्दन क्रिया। और अपर्दन क्रिया में क्या होता है, ये चट्टान था, ये मॉलिक्यूल टूटा और टूट करके अपनी जगह पर स्थिर है।
पहले तो बड़ा चट्टान था, सब मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, अब इसके कण जो छोटे छोटे अलग हो गया, टूट गया। अब टूटने की वजह से अब इधर से कोई कंपोनेंट, एक घटक हो ऐसा, एक कारक मान लेते हैं, कारक के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया जल ले लें, पानी, या पानी की जगह हवा ले लें, या बर्फ ले लें, कुछ भी ले लें। बहुत सारा पढ़ना हम लोग को, आगे चैप्टर में सब चर्चा होगा। तो इधर से आए हवा, या इधर से बहता हुआ पानी आए, या इधर से बर्फ खिसकता हुआ है, कोई भी आ सकता है। सब पढ़ना है, जल का प्रवाह पढ़ना है, हवा का प्रवाह पढ़ना है, बर्फ का भी मूवमेंट पढ़ना। जब अलग टॉपिक आएंगे स्थलाकृति में, जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तो वहां पर चर्चा होगी, तो विश्व के भूगोल में। अब ये इधर से हवा, पानी या बर्फ में से कोई आएगा ऐसे, तो चट्टान बड़ा था तब तो इसको मूवमेंट करा कर ले नहीं जा सकता, लेकिन जो कण छोटा है, अब हवा के कारण जब बहेगा तो हवा इन कणों को क्या करेगा, उड़ाकर अपने साथ ले जाएगा। तो ये कण क्या होंगे, उड़ जाएंगे। या पानी क्या होगी, कणों को बहाकर साथ ले जाएगी। या बर्फ चलेगा तो घिसते हुए जो कण अलग होगा उसको अपने साथ लेकर आगे सरक जाए। तो ये टूटा हुआ पदार्थ है, ये टूटा हुआ जो कण है चट्टान का, टूट फूट होने के बाद, इसको आप क्षयित पदार्थ कहते हैं। आप क्षयित पदार्थ या अपक्षयित कण भी कह सकते हैं। तो अपक्षय क्रिया से बना इसलिए अपक्षयित है। तो अपक्षय क्रिया के उपरांत टूट फूट हुआ था और कण अलग हो गए। तो ये अपक्षयित पदार्थ किसी भी कारक से, पानी से, हवा से, बर्फ से मूव करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, मूवमेंट होने लगे। तो इस गत्यात्मक क्रिया या डायनामिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। तो सिंपल क्या कहेंगे कि अपक्षय क्रिया के उपरांत, अपक्षय क्रिया के उपरांत, क्रिया के उपरांत बनने वाले अपक्षयित पदार्थ, अपक्षयित पदार्थ किसी भी वाहक द्वारा, वाहक मतलब कैरियर, वाहक द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ढोए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ढोए जाते हैं, ढोए जाते हैं। तो इसे अपरदन कहा जाता, अपरदन कहा जाता। तो ये ध्यान रखना, मतलब अपक्षय होगा और अपक्षय के उपरांत कोई भी अगर वाहक मिल गया, कैरियर मिल गया, पानी, हवा, बर्फ जैसा, और ये अपक्षयित पदार्थ को ढोना शुरू कर दिया, तो ढोना शुरू कर देगा तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, अपरदन कहलाएगी, जिसको हम इरोजन कह रहे हैं। अब अपरदन से प्रभाव क्या पड़ेगा, टूट फूट कर यहीं रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर टूट फूट के बाद बहने लगा किसी भी घटक के साथ, तो धीरे धीरे इसका साइज क्या होगा, छोटा होने लगेगा। और कालांतर में जब बहुत समय बीत जाएगा तो हो सकता है ये चट्टान का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। और इसलिए ध्यान रखना या ध्यान देना है कि जब टूट फूट होकर ढोने लगेगा तो इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाए। जो टेढ़ा कुबड़ा है वो कटिंग छटिंग होने के बाद बिल्कुल चिकना और गोल होने लगेगा, और समय के साथ उसका साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। देखते हैं बालू की ढुलाई होती है नदियों में, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग साइज के पत्थर भी होते हैं, और उसी पत्थर को हम लोग जैसे लोग जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, आस्तिक लोग, वो उसी में से किसी को भगवान मान लेते हैं। कहा जाता है मानो तो पत्थर नहीं तो देवता। और पत्थर में अगर टीका पाती लगा दें और छत वगैरह छीट दें, फूल चढ़ा दें और रख दे कहीं, तो देखेंगे आने जाने वाले उसको भगवान समझ करके पूजना शुरू कर देते। क्योंकि हमने कहा ये तो भीड़ तंत्र है, और भीड़ तंत्र में यही होता, सोचना समझना नहीं है। एक ने किया और वैसा कर दिया तो हम भी करेंगे, इसका क्या प्रभाव होगा वो बाद की बात है। तो भीड़ तंत्र से बचें और अपने दिमाग से, अपने थिंकिंग से कोई काम करें। और इसलिए हमने कहा तो देखेंगे उसी में से कोई ना कोई एक बहुत चिकना वगैरह पत्थर मिलेगा, और उसी को लोग अपने जो कुल देवता का घर होता है या
सत्यनारायण स्वामी की जो पूजा होती है तो देखते हैं उसी में से कोई पंडित जी लेकर आते हैं उसी तरह के पत्थर और कहते हैं ये देवता है, इनकी पूजा कीजिए। तो क्यों चिकना हो जाता है? क्योंकि घर्षण से जो अपवर्धन क्रिया हो रहा तो खींचते घिसते 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 वो चट्टान चिकना होकर के छोटा हो गया। तो यह ध्यान रखना है कि अपवर्धन क्रिया जो होता है नेचर में, वह भौगोलिक क्रिया ऐसी क्रिया है जो पृथ्वी पर स्थलाकृति के निर्माण का घटक है, स्थलाकृति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, निर्माण का कारक माना जाता है। किसको? अपवर्धन क्रिया को। ये ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे क्या स्थलाकृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? तो एक आंसर ही होगा अपवर्धन का। जब तक काट छाट नहीं करेंगे तब तक शेप नहीं दे सकते आप। एक पत्थर होता है तो जो मूर्तिकार होता है उसको क्या करता है? छेनी हथौड़ी से छील करके काट करके एक शेप दे देता। तो वो मैन मेड कटिंग किया गया है और ये नेचुरल कटिंग हो रहा है, हवा से, मिट्टी से, हवा से, पानी से, बर्फ से। तो नेचुरल कटिंग करेंगे तो वो शेप में आ जाएगा, अलग अलग शेप में। तो शेप बनना क्या है? स्थलाकृति, स्थल की आकृति। जो पहाड़, पर्वत, पठार ये सब दिखता है वो सब स्थलाकृति है। और स्थलाकृति के निर्माण में एक बड़ी भूमिका कौन निभा रहा है? अपवर्धन निभा रहा है। अगर अपवर्धन न हो तो जैसे एज यूजुअल कोई चीज है वो वैसा ही रहेगा, कभी चेंजेस नहीं होगा उसमें। तो ये हो गया अपवर्धन की बात। अब यहां अपवर्धन में देख रहे हैं और अपक्षय को देखें तो अंतर क्या है कि हमने कहा अपक्षय जो है ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, जबकि यह जो अपवर्धन क्रिया है यह एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या? तो गतिशील या इसी को गत्यात्मक क्रिया कहा जाता है। मतलब यहां पर कण क्या करेगा? गति करेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। कण एक जगह से दूसरी जगह ढोया जाएगा और यही ढोने की क्रिया क्या होगी? अपवर्धन कहलाए। तो दो हो गया, एक अपक्षय और एक अपवर्धन। दोनों को एकदम कॉन्सेप्चुअली समझना। टूट फूट तक अपक्षय है और टूट फूट के बाद वो कण ढोना हो गया, बहने लगा, कहीं मूव करने लगा तो उसको क्या कहेंगे? अपवर्धन कहें। तो ये दो क्रियाओं को ध्यान रखना। अभी अपक्षय और अपवर्धन के बाद इन दोनों का सम्मिलित एक क्रिया, चूंकि सब क्रियाओं को समझेंगे तभी आगे आप स्थलाकृति के निर्माण में जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सब पढ़ना है वो सब यही सब चीजों का वहां पर उपयोग होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सब भौगोलिक क्रिया जिसके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब अपक्षय और अपवर्धन अलग अलग हमने देखा, लेकिन हो रहा है साथ में, अलग अलग हो नहीं रहा है। टूट फूट होगा तो बहेगा भी, और बहने के लिए टूट फूट होना चाहिए, साथ ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। अपक्षय हो गया तो अपक्षय के बाद अगर बहने हवा बहेगा तो उसको ले जाएगा, अगर अपक्षय नहीं होगा तो हवा बहेगा तो भी वो मूवमेंट नहीं होगा कणों का। अब यहां ध्यान रखना है कि दोनों क्रिया साथ होती है, इसलिए इन दोनों क्रिया को साथ रूप में एक अलग क्रिया के रूप में देखा जाता है जिसको अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन, डीन्यूडेशन, ये ध्यान रखना। तो ये एक अलग क्रिया। अपक्षय देखा, अपवर्धन देखा, और अपक्षय अपवर्धन के बाद एक क्रिया है अनाच्छादन। अनाच्छादन कोई अलग क्रिया नहीं, हमने कहा कि ये दोनों क्रिया जो पढ़ा अपने, अपवर्धन और अपक्षय, ये दोनों साथ साथ होगा, गतिशील भी और डायनेमिक भी और स्टैटिक भी। तो होगा क्या कि जब कहीं कोई क्रिया अपक्षय और अपवर्धन हो रहा हो तो ध्यान रखना है कि अपक्षय तथा अपवर्धन के सम्मिलित क्रिया को, मतलब एक साथ सम्मिलित करके देखा जाए, सम्मिलित क्रिया को अनाच्छादन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर जो अलग अलग देखा आपने उसको एक साथ देखना, क्योंकि जब भी होगा साथ ही होगा, क्रियाएं एक के बाद दूसरी होगी। और जब दोनों को एक ही साथ स्टडी किया जाए तो उसके लिए ज्योग्राफी में एक अलग टर्म देखा जाता है जिसको अनाच्छादन का है। एक हो गया बेदरिंग, एक हो गया इरोजन, एक हो गया डिन्यूडेशन। और ध्यान रखना है कि यहां पर अपक्षय और अपवर्धन को एक साथ जब आप कंसिडर करेंगे, एक साथ स्टडी करेंगे तो वह क्रिया अनाच्छादन कहलाए।
तो आप पूछ दे कि अनाच्छादन एक क्रिया है गतिशील स्थिर, क्या होगा? तो यहां दोनों होगा, एक पार्ट स्थिर प्रोसेस है और एक पार्ट गतिशील प्रोसेस है। मतलब ये क्या है, ध्यान रखना है कि अनाच्छादन जो है ये स्थैतिक के साथ गत्यात्मक क्रिया भी है। स्थैतिक के साथ गत्यात्मक क्रिया भी है। तो ये ध्यान रखना है कि दो तरह के प्रोसेस हैं जिसको आपको ध्यान देना है कि जब भी आप दोनों को सम्मिलित रूप में देखेंगे तो एक क्रिया स्थैतिक है, दूसरा गत्यात्मक है, और दोनों को सम्मिलित रूप में देखेंगे तो डेट इज कॉल्ड अनाच्छादन। तो तीन टर्म को समझ लेना, टूट फूट, अपक्षय है, टूट फूट के बाद बहने लगा, मूवमेंट होने लगा कणों का, अपर्दन है, और अपक्षय अपर्दन को मिला दें तो एक सम्मिलित क्रिया क्या कहलाएगी, अनाच्छादन कहलाएगी। तो इतना पहले तीनों को समझना। अब इसके बाद एक क्रिया और है जिसको आपको समझना, और वो है निक्षेपण। तो निक्षेपण को भी समझना है, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। निक्षेपण अंग्रेजी में सेडिमेंटेशन। तो ये क्या है इसको समझे। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ भौगोलिक क्रिया, टूट फूट हुआ, अपक्षय हो गया, टूट फूट को बहा कर ले गया पानी, हवा या बर्फ कोई भी, तो अपर्दन हो गया। दोनों क्रिया सम्मिलित देखे तो अनाच्छादन हो गया। अब हवा बह रही है तो बहते 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 कहीं तो जाकर हवा रुकेगी। नदी का जल बह रहा है तो बहते बहते कहीं तो उसकी धारा में कमी आएगा। तो जब धारा में कमी आएगा, पवन के वेग में कमी आएगा, तो उसमें जो कण उड़ रहा है, बह रहा है, जैसे ही वेग कमेगा तो वो कण क्या होगा, स्टोर होने लगेगा, कहीं ना कहीं जमा हो जाएगा। तो वाहक द्वारा, कैरियर द्वारा, या कोई भी ऐसा घटक जो चीजों को लेकर चल रहा है, उन सभी कणों को कहीं पर संग्रह करने की क्रिया क्या कहलाएगी, निक्षेपण कहलाएगी। नदी का जल मिट्टी के कणों को लेकर चलती और जहां बिछा देती है तो निक्षेपण क्रिया से जलोढ़ मिट्टी बन जाता, जो हमने पढ़ा है पिछले के ज्योग्राफी के पिछले क्लास में। तो ये ध्यान रखना है कि पवन, जल या बर्फ को हम अलग लिख रहे हैं हिमनद, बर्फ को हिमनद लिख रहे हैं क्योंकि हिम नदी ही होती है जो बर्फ बहने लगती है। तो पवन, जल या हिम नदी के द्वारा ढोकर लाए गए मलबे के जमाव को निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहा जाता है। तो देख रहे हैं कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर ढोकर ला रहे हैं आप, तो सामान जब ढो लिए हैं, पीठ पर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं तो पीठ से उतारेंगे, कभी ना कभी थक जाएंगे आप। तो थकेंगे तो सामान को उतार कर रख देंगे कहीं ना कहीं। तो सामान उठाए, चलना शुरू किए, अपर्दन हो गया, चलते रहे तो प्रवाह होता, और जब रख दिए तो निक्षेपण हो गया। तो जहां पर स्टोर कर दिया वो निक्षेपण, टूट फूट हुआ अपक्षय, टूट फूट होकर चलने लगा अपर्दन, और अपक्षय अपर्दन को मिला दिया अनाच्छादन। अब यहां पर टूट फूट किए थे तो इसका शेप धीरे धीरे क्या होगा, हो सकता है टूटे, और टूटने के साथ, समय के साथ 10, 20, 50 साल के बाद ये इतना ही बचे, तो शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तुमने कहा स्थलाकृति के दिनों में अपर्दन की भूमिका। अब जो मिट्टी ढोकर ला रही है और नदी को अगर ऐसे रास्ते में कहीं मिला और नदी ला करके यहाँ पर निक्षेपण क्रिया कर दिया, तो निक्षेपण क्रिया कर देगा तो यहाँ पर जमा दिया, ये जो टूट फूट करके लाएगा यहाँ बना, तो एक नया यहाँ पर क्या बनेगा, स्थलाकृति बन जाए। तो हो सकता है ये टापू बन जाए, द्वीप बन जाए, हो सकता है कोई टीला बन जाए, हो सकता है एक टोकरी जैसा शेप बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे स्थलाकृति को हम लोग को पढ़ना है। जब लोग पवन पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, हिम नदी पढ़ेंगे, और सबकी चर्चा होगी, तो ये क्या हो, एक नया टीला बना, टीला बना मतलब स्थलाकृति बन गया। तो एक स्थलाकृति कटने से इसका शेप चेंज हुआ और एक स्थलाकृति जमने से बना। मतलब ये ध्यान रखना है कि निक्षेपण क्रिया भी स्थलाकृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो स्थलाकृति के लिए, स्थलाकृति के
निर्माण के लिए निक्षेपण भी उत्तरदायी होता है, यह ध्यान रखना। निक्षेपण भी उत्तरदायी होता है। निक्षेपण भी महत्वपूर्ण कारक है, यह ध्यान रखना। तो दो कारक हो गया स्थलाकृति के निर्माण का। मेन रूप से सब निर्माण के लिए वाहक है, लेकिन मेनली कौन है? तो अपरदन मेन है और निक्षेपण मेन है। और ये सब क्रियाएं भौगोलिक रूप से मिट्टी में, चट्टानों में घटित होती रहती। तो इतना पहले ध्यान रखना है। जो 3-4 टर्म बताया गया, सबका बेसिक डिफरेंस कौन कहां पर है, किसमें क्या अंतर है, किस रूप में किसको देखते हैं। क्योंकि कहीं निक्षेपण लिख दिया और पूछ देगा कि इनमें कौन निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति है, इनमें से कौन अपरदन क्रिया से बनने वाली स्थलाकृति है। तो आप तभी बना पाएंगे जब इन चीजों को समझेंगे। पूछ देगा स्थलाकृति के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, तो सब आपको ध्यान रखना कि कैसे स्थलाकृति बनती है, कैसे टूटती है, ये भौगोलिक क्रियाएं कैसे प्रभावित करती है इन क्रियाओं को। तो इतना पहले ध्यान रखें। अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं और तब जाकर के चीजें और ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगी, क्योंकि ये सब का आगे बहुत उपयोग होने वाला। तो इसको कॉन्सेप्चुअली ध्यान दें, रटने का प्रयास न करें। रटेंगे और थोड़ा भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन बहुत कठिन लगेगा एग्जाम में। लेकिन जबकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप चीजें समझते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो आप चलिए देखते हैं जो मेन घटक है अपरदन, उस अपरदन के प्रकार को देखते हैं। तो ध्यान रखना है अपरदन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इरोजन क्या है, इसी को समझेंगे हम कि अपरदन का प्रकार क्या होता है, किस प्रकार के कौन से अपरदन से क्या प्रभाव पड़ता। तो जब अपरदन की बात करेंगे तो अपरदन मुख्यतः 2 प्रकार का होता। एक अपरदन जिसको परत अपरदन कहते हैं। कौन अपरदन? परत अपरदन। और दूसरा जो है इसको कहते हैं अब नलिका अपरदन। तो दोनों को ध्यान रखना, परत अपरदन भी और अब नलिका अपरदन। परत अपरदन को अंग्रेजी में सीट इरोजन कहा जाता है और ये जो है ये गली इरोजन, गली इरोजन। तो 2 तरह के अपरदन है। अपरदन हमने समझ लिया कि क्या होता है। तो टूट फूट के बाद किसी भी घटक द्वारा टूटे फूटे पदार्थों को ढोने की क्रिया क्या है? अपरदन। लेकिन अब ढोने की क्रिया किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से ढोया जा रहा है, वो क्या है? 2 तरीके का अपरदन है। 2 ही तरीके से नॉर्मली इस तरह के चीजों को ढोने का काम होता है और इसी दोनों से चीजों को समझना होता है। दोनों के बारे में पूछेगा आपसे एग्जाम। और इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लें कि एक लैंड है, सिर्फ एक कृषि योग्य भूमि, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड है, ये खेत है जिसमें कृषि कार्य हो रहा है, धान गेहूं फसलें लगाई जाती है। तो एक लैंड है कृषि योग्य, तो मिट्टी है यहां पर और मिट्टी इन सब चीजों से कटती है, पानी से, हवा से, बर्फ से, धूप से कटती। बिहार में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ में देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का, किसानों का खेत नदियां काट कर अपने प्रवाह क्षेत्र में मिला लेती है, कैचमेंट एरिया। पता लगा कि बारिश के पहले खेत था, बरसात आया और बरसात में वो खेत ही गायब हो गया, क्योंकि नदी उसको काट करके अपने कटाव बहाव से पूरी मिट्टी और पूरे खेत को ही काट दिया। तो खेतों में कटिंग होता है इन घटक के द्वारा, इन फैक्टर्स। अब कटिंग का कैसे प्रभाव है, किस प्रकार कटिंग हो रहा है, इस पर नजर डालना। तो देखेंगे परत अपरदन और नलिका।
तो जो वीडियो को या ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यूसली कर रहे हैं वो अपने अपने ग्रुप में जरूर इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने समूह में इसको लिंक को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम और अच्छे से आपके लिए उत्साह के साथ काम कर सकें। मेरा प्रयास हमेशा होता है कि 100% दिया जाए ताकि आप 100% सफलता की तरफ अग्रसर हो सके। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग अपना अपना सपोर्ट दें, सहयोग करें कि इस चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पहले सीट इरोजन को। एक खेत है, आप खेत में देखते होंगे बहुत सारे जगहों पर मिट्टी बेचने का प्रथा होता है। कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है, पैसे की जरूरत है, तो मिट्टी खेतों से बेच देते हैं लोग। 1 फीट मिट्टी कटवा दिया, तो कटवाने जब कटिंग किया जाता होगा, मिट्टी काटते होंगे तो देखते होंगे कि जो मिट्टी जिसका खेत है बेचा गया है वो कहता है 1 फीट काटें, तो 1 फीट कटिंग करना है तो क्या करना है, सब जगह बराबर कटिंग करना। ये नहीं कि कहीं ज्यादा कटिंग कर दिया, कहीं गड्ढा कम कटिंग किया, मतलब मिट्टी उतना ही निकालना है। आप बराबर एकदम सतह को प्लेन करके कटिंग करें। 1 फीट काटते जाए, पूरे मिट्टी को काट दें, पूरे क्षेत्रफल में मिट्टी का जो खेत का क्षेत्रफल है पूरे में काटेंगे बराबर, तो खेत क्या होगा, थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, थोड़ा सा उसकी गहराई बढ़ जाएगी, लेकिन वो लैंड जो है वो प्लेन ही रहे, उबड़ खाबड़ लैंड नहीं हो, क्योंकि कटाव समान रूप से एक रूपता के साथ की गई। वही होता है अपर्दन में कि जब किसी क्रिया से, पानी से, हवा से, किसी भी चीज से अपर्दन और अपर्दन के कारण खेत का या भूमि का ऊपरी भाग पूरी तरह से कट जाए और बराबर रूप में कटे। जैसे लगता हो कि एक छिलका हटा दिया गया, प्याज है और प्याज का छिलका पूरा एक हटा दे तो एक नया प्याज का शेप मिलेगा। थोड़ा सा प्याज छोटा हो जाएगा, लेकिन छिलका पूरा क्या होगा, गायब हो जाएगा, एक पूरा परत ही हट गया। लेकिन उसी परत में से कहीं कहीं से हटाएंगे तो उबड़ खाबड़ हो जाएगा। और यही समझना है परत अपर्दन कि परत अपर्दन जब होता है तो किसी भी भूखंड का एक रूपता के साथ समान गहराई में कटिंग होता है। वो मिट्टी पानी से कटे, हवा से कटे, किसी भी चीज से कटे, लेकिन कटेगा तो लगेगा कि ऊपर की एक परत हट गई है। और जब ऐसा होगा तो कहेंगे वो क्या है, परत अपर्दन। तो समझना क्या है कि जब किसी भूभाग का एक रूपता के साथ अपर्दन क्रिया से ऊपरी परत हट जाए तो इसे परत अपर्दन कहा जाता है। परत अपर्दन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो सिंपल क्या है कि समरूपता से कटिंग होगा और पूरा एक लेयर ऊपर से हट जाएगा, तो ये हो गया परत अपर्दन। अब इससे उल्टा है अवनलिका अपर्दन, ये गली इरोजन। अब गली इरोजन जो है और परत अपर्दन या सीट इरोजन जो है, उसमें क्या अंतर है उसको समझें। अभी हमने कहा कि यही लैंड था और ये लैंड को कटिंग किया गया और कटिंग इस प्रकार से किया गया कि ऊपरी परत हट गई, बिल्कुल अलग हो गई, खेत थोड़ा गड्ढा हो गया, लेकिन खेत समतल है अभी भी, ये ध्यान रखना, परत अपर्दन। लेकिन जब गली इरोजन में आते हैं तो मान लिया कि कोई खेत है, कोई भूमि है, और इस भूमि के कारण कहीं से ऐसा कोई घटक, पानी या हवा कुछ भी हो, इस प्रकार बहे, इस प्रकार चले पानी से होकर, या पवन जो चले ऐसे चले कि मान लें कि इस तरह से ऐसे पानी बह रहा हो, ऐसे इस एरिया से इस प्रकार से, और एक पानी की धार ऐसे बह रही है। खेत ऐसे है, लेकिन खेत में इस प्रकार से लैंड है कि पानी का एक बहाव इधर से ऐसे आया और एक इस चैनल से बह रहा है ऐसे, और एक इस चैनल से बह रहा है। इधर पानी नहीं बहता, खेत वही है, लेकिन पानी का फ्लो इधर है और इधर नहीं है पानी, या इधर ज्यादा पानी बहाव है और इधर कम पानी बहाव। तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा समझें।
कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ध्यान देना कि जिस जिस जगह से पानी का बहाव होगा, पानी का फ्लो बहता रहेगा लगातार लंबे समय तक, तो पानी जहां जहां से बहेगा उस एरिया से जहां से पानी क्रॉस करेगा वो भूभाग गड्ढा हो जाए। तो यहां एक गड्ढा बनेगा, चैनल ऐसे। अब पानी बहने के बाद देख सकते हैं, लगेगा कि एक नाली का स्वरूप बन गया और वो नाली से होकर ही पानी हमेशा बहता। तो यहां एक नाली बह गया, यहां एक नाली बन गया। तो नाली बन गया क्यों? क्योंकि यहां बहाव था, यहां बहाव नहीं था। तो ये वाला भाग क्या होगा? इसकी तुलना में ऊंचा हो जाएगा और इसकी तुलना में ये दोनों भाग क्या होगा? गड्ढा हो जाए। तो लैंड कैसे होगा? तो लैंड हो जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाए। ये पानी बहा था, यहां ज्यादा कट गया, यहां पानी नहीं बहा गया, ऊंचा रह गया। यहां पानी बहा, यहां कटाव हो गया, यहां पानी नहीं बहा, ऊंचा हो गया। और अभी हमने कहा था कि जो भी स्थलाकृति बनती है, नदी, घाटी, पर्वत, पहाड़, ये सब इन्हीं क्रियाओं से बनती है। तो देखने लग रहा है कि घाटी है, पहाड़ है, पठार है, तो क्यों है? क्योंकि कटाव हुआ है इससे। तो ध्यान रखना है, कटेगा जहां गड्ढा हो जाएगा और नहीं कटेगा वहां ऊंचा रह जाएगा, जो ऐसे खेत में दिखेगा। तो ये खेत अब जो होगा, ये खेत इस अपर्दन क्रिया से, जो अवनलिका अपर्दन, उसके कारण क्या होगा? उबड़ खाबड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उबड़ खाबड़ हो जाएगा। और उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? तो उबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़ कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को बैड लैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। बैड लैंड टोपोग्राफी। एग्जाम में पूछेगा कि बीहड़ का निर्माण होता है किस प्रकार के अपर्दन से? परत अपर्दन से, अवनलिका अपर्दन से, कौन अपर्दन से? तो कहेंगे अवनलिका अपर्दन से। अब इन दोनों को देख लिया आपने कि परत अपर्दन में एक पूरी परत हट गई समान रूप से, तो लैंड तो समतल रह गया, गड्ढा हो गया लेकिन समतल हो। लेकिन यहां क्या है अवनलिका अपर्दन में कि नाली के रूप में कटाव हो रहा है और परिणाम स्वरूप जहां नाली है वहां गड्ढा हो गया, जहां नाली नहीं है वह उबड़ा हुआ संरचना भूभाग बन गया और उस उबड़ खाबड़ लैंड को ही बीहड़ कहते हैं। और बीहड़ का दूसरा नाम बैड लैंड टोपोग्राफी है। अब पूछ दे कि आर्थिक दृष्टिकोण से परत अपर्दन और अवनलिका अपर्दन में कौन ज्यादा हानिकारक है? आर्थिक रूप से मतलब कृषि कार्य जहां करना कठिन हो जाए, क्योंकि खेत है तो खेत में तो आर्थिक लाभ यही है कि हम कृषि कार्य करें। तो परत अपर्दन में लैंड चूंकि बराबर है, आपने मिट्टी बेचा 1 फीट, तो 1 फीट बराबर अगर लेने वाला काटा तब तो आप उसमें कृषि कार्य कर सकते हैं कटाव के बाद। लेकिन उसको मिट्टी उतना ही निकालना था और पता लगा कि वो पूरा 100+ नहीं करा और खेत में 4 जगह पर गड्ढे करके ऐसे निकाल लिया उतना ही मिट्टी। अब ये 4 गड्ढे की वजह से इतना खराब हो गया लैंड कि अब यहां कृषि कार्य नहीं हो सकता। तो आज समान रूप से कटिंग करेंगे, भूमि खराब हो जाएगी। समान रूप से कटेगा, भूमि खराब नहीं हो। मतलब समझना है कि परत अपर्दन ज्यादा हानिकारक नहीं होता, ये ज्यादा हानिकारक नहीं होता, ये ध्यान रखना। जबकि अवनलिका अपर्दन काफी हार्मफुल होता है, ये हानिकारक होता, आर्थिक रूप से बहुत क्षति होती है इससे। और इसी कारण से बैड लैंड टोपोग्राफी या बीहड़ का निर्माण होता। बहुत सारे बीहड़ हैं जिसकी चर्चा हम पठार जब पढ़ रहे थे तो हमने किया था। चंबल का बीहड़ किस पठार पर? चंबल का बीहड़ का विस्तार किस पठार में है? किस पठार में है? जल्दी बताएं। तो चंबल के बीहड़ का विस्तार मालवा के पठार, और वहां भी चर्चा हुई थी कि चंबल का बीहड़ जो बना हुआ है वो अवनलिका अपर्दन से बना हुआ है। तो जहां भी बीहड़ बनेगा बैड लैंड टोपोग्राफी मतलब लैंड खराब हो गया, टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति ऐसा आकार बना कि लैंड ही बर्बाद हो गया, वो लैंड अब किसी काम का नहीं रहा। और इसलिए इन दोनों अपर्दन पर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इतना चीज आप ध्यान दें। और लास्ट में एक क्रिया और देख लेंगे और उस क्रिया का नाम है अपवाहन। अपवाहन, डिफ्लेशन कहते हैं इसको। तो अपवाहन क्या है इसको समझना है थोड़ा सा, कि हम कह रहे हैं ये सभी क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाएगा। पूरा कॉन्सेप्चुअल है, रटने से यहां काम नहीं चलेगा।
और इसी का उपयोगिता मिलेगा आपको विश्व के भूगोल में। तो सबको समझेंगे तो वहां बिल्कुल आसान हो जाएगा चीजें समझना। तो अपवाहन क्या है इसको समझें। होता क्या है कि नॉर्मली एक ऐसा लैंड जहां मिट्टी में नमी ना हो, शुष्क मिट्टी, टेम्परेचर बहुत अधिक हो, एरिड जोन हो, हवाएं बहुत चलती हो, जैसे मरुस्थल में होता, थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, बहुत सारे मरुस्थल। तो मरुस्थलीय एरिया में मिट्टी के कण कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, ढीले होते हैं, कण मूव करते हैं, हवा चलता उड़ता। तो उन्हीं क्षेत्रों में हो सकता है कि इधर मिट्टी हार्ड हो, इधर हार्ड हो, और बीच वाला सॉफ्ट मिट्टी हो जिसमें ज्यादा ताकत ना हो, और इधर से हवा चले ऐसे। तो हवा ऐसे बहेगी, और हवा जब बहेगी तो ये हार्ड मिट्टी है, कठोर है, इसको नहीं उड़ा पाएगी। ये हार्ड है, इसको नहीं उड़ाएगी। लेकिन यहाँ जो सॉफ्ट है, यहाँ बालू का कण ज्यादा है, तो इसको उड़ाएगी अपने साथ। तो उड़ेगा तो समय के साथ ये भाग ऐसे यहाँ का उड़ेगा हवा में धीरे धीरे, और उड़ेगा तो ये वाला पार्ट समय के साथ क्या होगा, गड्ढा हो जाए। ये ध्यान रखना। अब ये उड़ गया ऐसा, अब उड़ गया ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक गर्त बन गया, गड्ढा। और किसके कारण बना, तो पवन के द्वारा बना। तो ऐसे जब गड्ढा बन गया तो इस गड्ढे के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, अपवाहन कहलाएगी। तो होता क्या है कि ये क्रिया पवन से हो रहा है, तो कहेंगे क्या कि पवन द्वारा जब कोई भूभाग गहरे आकृति में परिवर्तित हो जाए, गहरा मतलब गड्ढा बन जाए, आकृति में परिवर्तित हो जाए, तो इसे अपवाहन कहा जाता है। ये ध्यान रखना, डिफ्लेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पवन के द्वारा हवा चली और कोई भी भूभाग एक गड्ढे आकृति में परिवर्तित हो गया। जैसे राजस्थान में जाएंगे तो बहुत सारे झील पढ़ना हम लोग, तो सांभर झील है, डिडवाना झील है, पंचभद्रा झील है, पिछौला झील है, बहुत सारे झील है वहां। और वो सभी झील डिफ्लेशन क्रिया से, अपवाहन क्रिया से बना कि जब हवा चली और ये बालू के कण उड़ गया, तो बालू के कण उड़ने के कारण गड्ढा हो गया, और भविष्य में कभी पानी पड़ गया, बारिश हो गया, या कोई नदी का बहाव आया, तो यहां पर पानी क्या होगा, स्टोर हो जाए। अब ये झील बन गई, तो पानी जब स्टोर हो गया तो क्या हो गया, झील बन गई। तो ये अपवाहन क्रिया से मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये झील का निर्माण एक समान प्रक्रिया है जो होता रहता। तो इतना क्रिया को आप ध्यान रखें। अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन, निक्षेपण, अपवाहन, परत अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट भौगोलिक क्रिया जो आपसे पूछा जाए। आप इतना समझ लिए तो इसका जो मेन सेक्शन है वो है मिट्टी के अपर्दन और संरक्षण की क्रिया पर मानव का ध्यान रखना, कि मानव नजर रखे कि अपर्दन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि अपर्दन को मिट्टी की मृत्यु माना जाता है, मिट्टी मर रही है अपर्दन क्रिया से, तो मरती क्यों है, अपर्दन से मरती है, तो अपर्दन किन किन कारणों से होता है, पहले तो इसका अध्ययन करना है। दूसरा कि जब ये पता लग जाए कि अपर्दन इन कारणों से हो रहा है, तो उस कारणों को हम नियंत्रित कैसे करें, कैसे कंट्रोल करें कि मिट्टी मरे नहीं, जिंदा रहे। तो जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा, अपर्दन क्रिया को रोकना पड़ेगा। तो दो टॉपिक यहां पर आपको पढ़ना है डिटेल में, कि मिट्टी के अपर्दन क्रिया को कौन चीजें, कौन से फैक्टर बढ़ावा देते हैं, और कौन सी क्रिया करके हम अपर्दन क्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में जो ज्योग्राफी का होगा। तो क्लास को कंटिन्यू करते रहें, निरंतरता के साथ आप तैयारी में लगे रहें, और सुबह में जो करंट अफेयर का क्लास चलता है उसको भी निरंतरता के साथ देखें, उसको धीरे धीरे और इंप्रूव किया जाएगा, उसमें बहुत सारे तथ्य को जोड़े जाएंगे। तो फिर मिलते हैं कल सुबह में एक नए क्लास के साथ, नए दिन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बोलिए जय हो मैया की।